So the question is, we have to find the term independent of x in the expansion of this. ये क्वेश्चन अपने जेई मेंस 2013 में आया था एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम. ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म निकालते कैसे हैं. तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्स प्लस वाई टू द पावर एन का एक्सपांसन लिखूं तो वो कितना आता है. तो मैं बोलूँगा एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड वाई टू द पावर आर. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जनरल टर्म लिखते हैं टी आर प्लस वन किसी भी एक्सपांसन का, और वो लिखते हैं एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड वाई टू द पावर आर. अब हमें अगर बोला गया है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्स का पावर आया, एक्स का जो भी डिग्री आया है उसको हम लोग इक्वेट किससे कर देते हैं, जीरो से. और अगर एक्स का डिग्री को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, आर की वैल्यू आ जाती है. और आर की वैल्यू अगर आ गई तो हम लोग उस टर्म को निकाल सकते हैं ईजिली. ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमें एक जनरल टर्म लिखना था, एक्स के जितने भी पावर होंगे डिग्री वाला उसको इक्वेट कर देंगे हम लोग जीरो से, उससे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी और आर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगा विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. चलो ये तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जब एक्सप्रेशन देखा और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एन सी आर एक्स के जगह, यहाँ पे कितना बड़ा एक्सप्रेशन है ये, इस पे पावर एन माइनस आर एंड इस पे पावर आर, क्योंकि y का काम कौन कर रहा है, ये वाला चीज़, और x का काम कौन कर रहा है, ये वाला. तो x की पावर n माइनस आर एंड y की पावर r लिखेंगे तो दिख रहा है सिंप्लीफाई करने में बहुत ही टाइम लगेगा. तो इससे मुझे तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि डायरेक्टली ये तो ऐसे बनेगा नहीं. सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस बड़े वाले एक्सपांसन को या एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो हमने सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया. उस कोशिश में हमने एक चीज़ देखा, पहले फर्स्ट वाले टर्म को देखते हैं, x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर टू बाई थ्री, एक्स टू द पावर वन बाई थ्री और वन. इस चीज़ को अगर कोई ध्यान से देखे, ये वाला चीज़ तभी सिंप्लीफाई होगा जब ये न्यूमरेटर वाला चीज़ ऊपर में जनरेट हो जाए. अभी अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें अचानक से क्या दिख गया न्यूमरेटर में, एक्स टू द पावर वन बाई थ्री एक्स टू द पावर टू बाई थ्री. एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री देख के क्या सेंस आ रहा है कि मुझे न्यूमरेटर में किसी भी तरह एक्स की पावर वन बाई थ्री जनरेट करना होगा. तो मैंने ऊपर में एक्स को लिख दिया एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री का होल क्यूब प्लस वन को भी लिख दिया वन क्यूब. अब बहुत लोगों को दिखने लगा होगा कि ये तो कटा. कैसे कटा, जिनको भी अगर फॉर्मूला याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो वो बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, अगर इसी फॉर्मूला को ऊपर में सब्सटीट्यूट किया जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर टू बाई थ्री माइनस ए बी का मतलब एक्स टू द पावर वन बाई थ्री प्लस बी स्क्वायर का मतलब वन डिवाइडेड बाई नीचे में सेम टू सेम चीज़ लिखा हुआ है. तो क्या हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटा. फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया x वाला वो बच के आया सिर्फ x टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन. इसका मतलब ये जो पहला वाला इतना बड़ा वाला एक्सप्रेशन था ये सिर्फ x टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन लिखा हुआ था. चलो अब दूसरे वाले टर्म को देखते हैं. दूसरा वाला टर्म क्या लिखा हुआ है अपने पास, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टू द पावर वन बाई टू. ओके, फिर से हमें दिखा x टू द पावर वन बाई टू, तो मैं क्या करूँगा x टू दी पावर वन बाई टू का होल स्क्वायर लिख दूंगा माइनस वन स्क्वायर लिख दूंगा. इससे फ़ायदा क्या होगा, अब देखो नीचे में क्या है कॉमन, x टू दी पावर वन बाई टू, ब्रैकेट में क्या आएगा x टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन. ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी वाला चीज़ कटने वाली है. ठीक है, मतलब मैंने ये बोला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और नीचे है x टू दी पावर वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन. तो मुझे दिखा एक्स टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन कटा. फाइनली कितना आ गया ये, एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर वन बाई टू.
इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2। ओके, तो फर्स्ट टर्म अपना बना एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1, सेकेंड टर्म बना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। अब बीच में क्या है, माइनस साइन। ओके, तो बीच में हमारा माइनस साइन है, तो क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1, फर्स्ट टर्म लिख दिया, माइनस के साथ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 होल टू द पावर कितना गिवन है, 10, होल टू द पावर 10, ये वाला चीज़ लिखा हुआ था वो। यहाँ पे हमने देखा कि 1 से 1 कटेगा, सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 टू द पावर 10। ओके, बहुत ही बढ़िया। ऊपर वाला जो उतना बड़ा जिएंट एक्सप्रेशन लिखा हुआ था वो बन के क्या बन गया, बेसिकली सिर्फ एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। अब इसमें हमें वो वाला टर्म निकालना है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एक जनरल टर्म लिख देंगे TR+1, वो क्या आएगा, NCR दैट इज 10CR एक्स टू द पावर n-r, मतलब x के जगह पे यहाँ पे 1/3 टू द पावर n-r मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर, y के जगह है वहाँ 1 अपॉन दिस टू द पावर r। ओके, तो ये लिखा हुआ, इसमें चाहिए हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो पहले किसी भी तरह इसको मैनिपुलेशन करके हमें x का पावर निकालना होगा। सो वी कैन से डेट TR+1 विल बी इक्वल टू 10CR एक्स टू द पावर 10-r/3 माइनस 1 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर -r/2। ये कैसे लिख दिया, तो दिस कैन बी रिटन -1 टू द पावर r अपॉन एक्स टू द पावर r/2, और एक्स टू द पावर r/2 न्यूमरेटर में आएगा तो एक्स टू द पावर -r/2 बनेगा। ओके, सिंपल। अब हमने क्या किया, x की पावर को ऐड किया, तो सबसे पहले इसको लिखा -1 टू द पावर r 10CR, x पे फाइनल पावर कितना आने वाला है, 10-r/3 -r/2। ओके, अब अगर ये वाला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसका मतलब क्या है, ये जो x की पावर है इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। जब इसको हमने इक्वेट किया 0 से तो ये आ जाएगा 10-r/3 -r/2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आएगा 10-r/3 इज इक्वल टू r/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 20 - 2r विच इज इक्वल टू 3r, और वी कैन से डेट 20 इज इक्वल टू 5r, देयरफॉर r कैन बी रिटन एज 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। r की वैल्यू अगर 4 आ गई तो हमें पता चल गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा होगा, T5, और उसका वैल्यू कितना होने वाला है -1 टू द पावर 4 10C4, और बाकी x वाला तो ख़त्म हो जाएगा टर्म। तो ये आ गया, फाइनल आंसर इज 10C4। लेकिन हमें 10C4 में आंसर नहीं देना है, हमें किस में आंसर देना है, वैल्यू में। तो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, 10C4 कैन बी रिटन एज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4। So 4 into 2 that is 8, 3 into 3 that is 9, 7 into 3 210. So the value is 210, hence option B is the correct answer.